जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। मतलब साल 1908 की बात है। मुजफ्फरपुर की एक एकदम अंधेरी रात। हम्म। दो युवा लड़के छुपकर एक बग्गी का इंतजार कर रहे हैं और उनके हाथ में एक बम है। हाँ, और उनका लक्ष्य था एक बेहद क्रूर ब्रिटिश जज, किंग्सफोर्ड। बिल्कुल। और जैसे ही बग्गी आती है वो बम फेंक देते हैं। एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन जब धुआं छंटता है ना, तो पता चलता है कि उस बग्गी में किंग्सफोर्ड तो था ही नहीं। उसमें दो बेगुनाह महिलाएं थीं, मिसेस कैनेडी और उनकी बेटी। सही कहा। और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। मतलब ये आज़ादी की लड़ाई की एक बहुत ही दर्दनाक और अ, भयानक गलती थी। हाँ, एकदम। लेकिन यहाँ जो सवाल दिमाग में आता है वो ये कि आखिर 18-19 साल के ये युवा छात्र बम फेंकने और हत्या करने पर क्यों उतारू हो गए थे। देखिए, इस सवाल का जवाब रातों रात पैदा हुई किसी हिंसक सोच में नहीं है। अच्छा। जी, बल्कि वर्षों से सुलग रहे एक प्रशासनिक अन्याय में छुपा है। हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा के जो स्रोत हैं, हम्म। जिनमें 1890 के दशक से लेकर 1915 तक के ऐतिहासिक नोट्स और टाइमलाइंस शामिल हैं, हाँ। वो दिखाते रहे कि इतिहास में हिंसा की शुरुआत अक्सर किसी हथियार से नहीं, बल्कि एक कागज पर किए गए दस्तखत से होती है। क्या बात है। मतलब मुजफ्फरपुर के उस बम धमाके की असली चिंगारी कुछ साल पहले बंगाल के एक दफ्तर में पैदा हुई थी। और आज का हमारा मिशन भी यही है। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि कैसे एक साधारण से दिखने वाले प्रशासनिक फैसले ने पूरे देश में राष्ट्रवाद की ऐसी ज्वाला भड़का दी जिसने भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को बीच से चीर दिया, बिल्कुल। युवाओं को अंडरग्राउंड कर दिया और दुनिया भर में एक वैश्विक क्रांतिकारी नेटवर्क खड़ा कर दिया। मतलब ये कोई सूखी हुई तारीखों का ये इतिहास नहीं है, एकदम नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस पूरी चेन रिएक्शन की शुरुआत 1905 के उस ऐतिहासिक फैसले से होती है जिसे हम बंगाल का विभाजन कहते हैं। सही कहा। जुलाई 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो हिस्सों में बांटने की घोषणा की ना, तो आधिकारिक तौर पर जो कारण दिया गया वो बहुत ही निर्दोष सा लगता था। मतलब क्या कहा उन्होंने। दस्तावेजों में लिखा गया, प्रशासनिक सुविधा। अरे बाप रे। हाँ, उस वक्त बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत विशाल थी। इसमें आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा सब शामिल थे। काफी बड़ा इलाका था। बिल्कुल। तो ब्रिटिश सरकार का तर्क था कि इतने बड़े इलाके पर एक जगह से शासन करना मुश्किल है, इसलिए इसे बांटना जरूरी है। अगर इस प्रशासनिक सुविधा वाले तर्क को आज के संदर्भ में समझना हो, तो मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनी अपने सबसे मजबूत और एकजुट एम्प्लॉय यूनियन को तोड़ने के लिए अचानक से डिपार्टमेंट रीस्ट्रक्चरिंग का नाटक करती है। हाँ, एकदम सटीक तुलना है ये। है ना। मतलब मैनेजमेंट कहता है कि हम तो बस काम को आसान बनाने के लिए विभागों को अलग कर रहे हैं। बिल्कुल। जबकि असली मकसद उस यूनियन की ताकत को खत्म करना होता है, ताकि लोग आपस में बंट जाएं और मैनेजमेंट के खिलाफ आवाज ना उठा सके। सही बात है। ये रीस्ट्रक्चरिंग वाला नजरिया उस समय की ब्रिटिश नीति को पूरी तरह से बेनकाब कर देता है। देखिए, बंगाल उस समय सिर्फ एक बड़ा राज्य नहीं था, वो भारतीय राष्ट्रवाद का, साहित्य का और बौद्धिक चेतना का सबसे बड़ा नर्व सेंटर था। और अंग्रेजों को उसी से डर लगता था। बिल्कुल। ब्रिटिश सरकार की असली मंशा इस नर्व सेंटर को कमजोर करना था। उनकी रणनीति साफ थी, फूट डालो और राज करो। डिवाइड एंड रूल। हाँ, उन्होंने जानबूझकर विभाजन की लाइन इस तरह खींची कि एक तरफ हिंदू बहुसंख्यक हो जाए और दूसरी तरफ मुस्लिम बहुसंख्यक। मतलब धर्म के आधार पर बांट दिया। एकदम। ये एक सोची समझी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी, जिसका उद्देश्य आजादी की लड़ाई को धर्म के आधार पर बांटना था। लेकिन जो हुआ वो कर्जन की उम्मीदों के बिल्कुल उलट था। मतलब 16 अक्टूबर 1905 को जब ये विभाजन लागू हुआ तो जनता बंटने के बजाय और मजबूती से एकजुट हो गई। बिल्कुल एकदम उल्टा असर हुआ। उस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, घरों में चूल्हे नहीं जले और विरोध का जो तरीका अपनाया गया ना, वो बहुत ही अनोखा था। क्या हुआ था? सड़कों पर उतरकर लोगों ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखियां बांधी। मतलब जिस राखी को सिर्फ भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता था, उसे रातों रात राजनीतिक और सामाजिक एकजुटता का हथियार बना दिया गया। क्या बात है। और इस दौर की जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये कि ये विरोध केवल राजनीतिक रैलियों तक सीमित नहीं रहा। ये एक बहुत बड़े सांस्कृतिक पुनर्जागरण में बदल गया। कला और साहित्य प्रतिरोध की आवाज बन गए।
हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर ने सड़कों पर गाए जाने के लिए आमार सोनार बांग्ला लिखा। वंदे मातरम, जो एक समय केवल एक उपन्यास का हिस्सा था, अचानक पूरे राष्ट्र का नारा बन गया। जिसे सरकार ने बैन भी कर दिया था ना। बिल्कुल। और इसी समय 1905 में ही अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की वो मशहूर पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग के बारे में मैंने बहुत सुना है। वो कोई आम कलाकृति नहीं थी। नहीं, एकदम नहीं। जरा सोचिए, उस दौर में जब देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा या नक्शा माना जाता था, तब उसे एक देवी के रूप में, एक शांत आध्यात्मिक माता के रूप में चित्रित करना कितना शक्तिशाली रहा होगा। बहुत शक्तिशाली। इसने लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी कि वो सिर्फ एक प्रशासन के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अपनी माँ को आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। और इसी भावना ने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। स्वदेशी आंदोलन इसी भावना का जमीनी और व्यवहारिक रूप था। मतलब इसका अर्थ सिर्फ विदेशी कपड़ों की होली जलाना नहीं था। तो और क्या था? ये एक बहुत बड़ा आर्थिक बहिष्कार था। विदेशी वस्तुओं, विदेशी स्कूलों और विदेशी अदालतों का बहिष्कार। अच्छा। इसके पीछे का मैकेनिज्म ये था कि अगर ब्रिटिश हुकूमत का आर्थिक ढांचा ही चरमरा जाए तो वे टिक नहीं पाएंगे। समझदारी वाली बात है। इसलिए एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी करने की कोशिश की गई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषदें बनी ताकि छात्र ब्रिटिश स्कूलों को छोड़ सकें। स्वदेशी उद्योग, साबुन की फैक्ट्रियां और कपड़ा मिलें खुली गईं। तमिलनाडु में तो वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने अपनी खुद की स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी खड़ी कर दी। अरे वाह। हाँ, ताकि ब्रिटिश जहाजों का एकाधिकार तोड़ा जा सके। ये आत्मनिर्भरता का एक शानदार मॉडल था। लेकिन यहाँ आकर मामला थोड़ा उलझने लगता है। आंदोलन बहुत तेजी से फैल रहा था, ऊर्जा चरम पर थी। बिल्कुल। पर इसी ऊर्जा ने खुद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा वैचारिक संकट खड़ा कर दिया। मतलब सवाल ये नहीं था कि ब्रिटिश हुकूमत से रियायतें चाहिए या नहीं। सवाल ये था कि आखिर आजादी का मतलब क्या है और उसे हासिल कैसे किया जाए। और इस वैचारिक संकट ने कांग्रेस को दो स्पष्ट गुटों में बांट दिया, नरम दल और गरम दल, मतलब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। हाँ। 1905 और 1906 के कांग्रेस अधिवेशनों में ये दरार साफ दिखने लगी थी। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित हुए थे: स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। लेकिन स्वराज शब्द की व्याख्या दोनों गुटों के लिए बिल्कुल अलग थी। कैसे? नरम दल के लिए स्वराज का मतलब था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए स्वशासन, जैसे उस समय ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में था। अच्छा, डोमिनियन स्टेटस टाइप। बिल्कुल। लेकिन बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल जैसे गरम दल के नेताओं के लिए इसका मतलब था पूर्ण स्वायत्ता और ब्रिटिश नियंत्रण से पूरी तरह मुक्ति। यहाँ मुझे एक बात हमेशा खटकती है। क्या? मतलब नरम दल वाले ये चाहते थे कि बहिष्कार का आंदोलन सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहे, और वो अब भी ब्रिटिश न्याय प्रणाली पर भरोसा कर रहे थे। तो क्या ये लोग उस वक्त थोड़े भोले नहीं थे? मेरा मतलब है, जिस ब्रिटिश हुकूमत ने अभी अभी बिना किसी की सुने बंगाल के इतनी बेरहमी से 2 टुकड़े कर दिए, उसी हुकूमत के न्याय पर भरोसा करके याचिकाएं भेजना कहाँ की समझदारी थी? देखिए, इसे पूरी तरह से भोलापन तो नहीं कहा जा सकता। अच्छा। मतलब इसे समझने के लिए हमें ब्रिटिश सरकार की उस कुटिल रणनीति को देखना होगा जिसे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कहा जाता है। गाजर और डंडा? हाँ, अंग्रेज बहुत चालाकी से खेल रहे थे। उन्होंने नरम दल के सामने गाजर लटकाई, यानी उन्हें ये लालच दिया कि अगर वे शांति बनाए रखेंगे तो प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी, कुछ छोटे मोटे राजनीतिक सुधार किए जाएंगे। दूसरी तरफ गरम दल के लिए उन्होंने डंडा तैयार रखा, यानी उनके आंदोलन को कुचलने की क्रूर पुलिसिया कार्रवाई। समझ गया। नरम दल वालों को ये डर था कि अगर वे गरम दल के उग्र राष्ट्रव्यापी बहिष्कार का समर्थन करेंगे तो ब्रिटिश सरकार भड़क जाएगी और वे छोटे मोटे सुधार भी हाथ से निकल जाएंगे। यानी अंग्रेजों ने बड़ी ही सफाई से भारतीय नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ ही खड़ा कर दिया था। बिल्कुल। और इस मतभेद का सबसे विस्फोटक नतीजा 1907 के सूरत अधिवेशन में सामने आया, जिसे इतिहास में सूरत स्प्लिट या सूरत विभाजन कहा जाता है। स्रोतों में इस अधिवेशन का जो वर्णन है ना, वो किसी अखाड़े जैसा लगता है। वहां बहस इतनी तीखी हो गई कि मंच पर कुर्सियां फेंकी गईं, जूते चले और आखिरकार देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था 2 टुकड़ों में बंट गई। सूरत के इस विभाजन ने आजादी के आंदोलन को एक बहुत बड़ा झटका दिया। कांग्रेस के बढ़ते ही ब्रिटिश सरकार को अपना डंडा चलाने का सुनहरा मौका मिल गया। बिल्कुल। उन्होंने गरम दल के नेताओं पर पूरी ताकत से प्रहार किया। इसका सबसे बड़ा निशाना बने बाल गंगाधर तिलक।
तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति और शिवाजी उत्सवों के जरिए युवाओं को राजनीतिक रूप से इतना जागरूक कर दिया था कि अंग्रेजों ने सबसे बड़ा खतरा मानने लगे थे। नहीं, सही बात है। एक ब्रिटिश पत्रकार ने तो उन्हें भारतीय अशांति का जनक तक लिख दिया था। अरे वाह। और 1908 में तिलक को गिरफ्तार करके म्यांमार की मांडले जेल में 6 साल के लिए डाल दिया गया। जब किसी शांतिपूर्ण विरोध के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं, जब नेताओं को उठाकर जेलों में ठूस दिया जाए और लोगों की आवाज को पुलिस की लाठियों से दबाया जाए, तो उसका क्या नतीजा होता है? हताशा। बिल्कुल। और इसी हताशा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नए गुप्त और हिंसक दौर में धकेल दिया। मतलब आंदोलन सड़कों से हटकर अंडरग्राउंड हो गया। और यहीं से गुप्त क्रांतिकारी कमेटियों का दौर शुरू होता है। जब याचिकाएं काम नहीं आई तो युवाओं को लगा कि अब केवल बल प्रयोग ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन ये रातों रात नहीं हुआ था। इसकी नींव पहले ही रखी जा चुकी थी। बंगाल में अनुशीलन समिति और उसकी शाखा युगांतर जैसे संगठन पनप रहे थे। अच्छा। ये संगठन बाहर से देखने में आम अखाड़े या जिम लगते थे, जहां युवाओं को शारीरिक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वहां एक अलग ही तैयारी चल रही थी। कैसी तैयारी? वहां युवाओं को बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, हथियार चलाने के तरीके सिखाए जाते थे और क्रांतिकारी साहित्य पढ़ाया जाता था। बाप रे। वे रूसी और आयरिश क्रांतिकारियों के तरीकों का गहराई से अध्ययन कर रहे थे। और इन्हीं गुप्त तैयारियों का नतीजा था 1908 का मुजफ्फरपुर बम कांड, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। हाँ। जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी से वो दर्दनाक गलती हुई और 2 बेगुनाह महिलाओं की जान चली गई, तो इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा था। बहुत ज्यादा। प्रफुल्ल चाकी इस ग्लानि को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनके हाथों निर्दोषों का खून बहा है, और उन्होंने खुद को गोली मार ली। खुदीराम बोस को मात्र 18 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। मतलब ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये वो युवा थे जो इतनी भारी मानसिक उलझन और हताशा से गुजर रहे थे कि वे देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाने और दूसरों की जान लेने को आजादी का एकमात्र रास्ता मान बैठे थे। और ये घटनाएं आजादी की लड़ाई की उस नैतिक उलझन को सामने लाती हैं जिस पर अक्सर कम बात होती है। सही कहा। ये संघर्ष पूरी तरह से साफ सुथरा और अहिंसक नहीं था। इसमें बहुत सारा खून बहा और कई बार निर्दोष लोग भी इसका शिकार हुए। अलीपुर बम षड्यंत्र में कई युवाओं को पकड़ा गया। हाँ। जब नरेंद्र नाथ गोस्वामी नामक एक क्रांतिकारी पुलिस का गवाह बन गया तो जेल के अंदर ही कनाईलाल दत्त ने उसकी हत्या कर दी। जेल के अंदर? जी हाँ। ये दिखाता है कि ये लड़ाई अब किस हद तक व्यक्तिगत और उग्र हो चुकी थी। ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र इतना तेज था कि क्रांतिकारियों को चुन चुनकर फांसी दी जा रही थी या अंडमान की कुख्यात कालापानी जेल भेजा जा रहा था। और इस भीषण दमन का एक ऐसा परिणाम निकला जिसकी उम्मीद शायद अंग्रेजों ने भी नहीं की होगी। वो क्या? जब देश के अंदर रहकर काम करना असंभव हो गया तो कई क्रांतिकारी सीमाएं पार कर गए और वहां जाकर उन्होंने इस आंदोलन को एक अंतर्राष्ट्रीय रूप दे दिया। ये एक बहुत ही रणनीतिक बदलाव था। यूरोप और अमेरिका में बैठे इन क्रांतिकारियों ने महसूस किया कि दुनिया को ये बताना जरूरी है कि भारत में वास्तव में क्या हो रहा है। उन्होंने विदेशों में सुरक्षित ठिकाने बनाए जहां से वे साहित्य छाप सकें, हथियार जुटा सकें और भारत में अंडरग्राउंड काम कर रहे साथियों को फंडिंग भेज सकें। ये बिल्कुल आज के दौर के उन निर्वासित एक्टिविस्ट जैसा लगता है जो अपने देश के तानाशाही शासन से बचकर लंदन, न्यूयॉर्क या यूरोप के किसी इंटरनेशनल हब में बस जाते हैं। बिल्कुल वैसी ही स्थिति थी। वहां बैठकर वे अंतर्राष्ट्रीय प्रेस से बात करते हैं, मानवाधिकार संगठनों में पैरवी करते हैं और अपने देश के भीतर चल रहे आंदोलनों को दिशा देते हैं। ये तुलना स्थिति को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। देखिए 1905 में ही श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कर दी थी। हाँ। ये इंडिया हाउस भारतीय छात्रों के लिए केवल एक हॉस्टल नहीं था, बल्कि ये दुनिया भर से आने वाले क्रांतिकारियों के लिए एक थिंक टैंक बन गया था। अच्छा। और फिर 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास रच दिया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पहली बार विदेशी धरती पर भारत का झंडा फहराया। जरा उस दृश्य की अहमियत को समझिए। ब्रिटिश साम्राज्य जो दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज कर रहा था, उसी के एक गुलाम देश की महिला एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ी होकर एक आजाद मुल्क का झंडा फहरा रही है। बिल्कुल। ये केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था। नहीं, ये ब्रिटिश हुकूमत के मुंह पर एक सीधा तमाचा था। और ये झंडा भारत से रातों रात नहीं पहुंचा था। नहीं, इसे बहुत ही चतुराई से स्मगल करके यूरोप लाया गया था।
और ये वैश्विक गतिविधियां सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं थी। हाँ, 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन भकना जैसे नेताओं ने गदर पार्टी की स्थापना कर दी। और गदर पार्टी का नाम उनके अखबार गदर के नाम पर रखा गया था, जिसका सीधा मतलब था विद्रोह। इनमें से ज्यादातर लोग वो थे जो पंजाब से जाकर अमेरिका और कनाडा में मजदूरी कर रहे थे। लेकिन इन प्रवासियों के साथ एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई, जिसने इस पूरी वैश्विक लड़ाई का नैरेटिव ही बदल दिया। कौन सी घटना? 1914 का कोमागाटा मारू कांड। उफ, इतिहास के पन्नों में ये घटना किसी गहरे जख्म की तरह दर्ज है। एकदम। कोमागाटा मारू एक जापानी जहाज था जिसे एक भारतीय ने लीज पर लिया था। इस पर करीब 376 यात्री सवार थे, जिनमें से ज्यादातर सिख। वे एक बेहतर जिंदगी की तलाश में कनाडा के वैंकूवर पहुंचे थे, लेकिन कनाडा की सरकार ने उन्हें किनारे पर उतरने ही नहीं दिया। बिल्कुल नहीं। महीनों तक वो जहाज बंदरगाह पर खड़ा रहा। यात्रियों के पास खाना और पानी खत्म हो गया। कनाडा के नस्लवादी इमिग्रेशन कानूनों का हवाला देकर उन्हें वापस भारत लौटने पर मजबूर कर दिया गया। और इस घटना ने प्रवासियों की आंखें खोल दी। उन्हें ये समझ आ गया कि चाहे वे भारत में रहें या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जब तक उनके देश पर ब्रिटिश शासन है, तब तक दुनिया में उनकी कोई इज्जत नहीं है। सही बात है। वे हर जगह दोयम दर्जे के नागरिक ही रहेंगे। जब ये जहाज वापस कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचा, तो ब्रिटिश पुलिस ने उन थके हारे और भूखे यात्रियों पर गोलियां चला दी। बहुत बुरा हुआ था। कई लोग मारे गए। इस क्रूरता ने गदर पार्टी के सदस्यों के भीतर प्रतिशोध की एक ऐसी आग भड़काई कि उन्होंने तय कर लिया कि अब ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। और ये समय इसलिए भी बहुत अहम था क्योंकि 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। बिल्कुल। पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी और इस विश्व युद्ध को लेकर भारतीय नेताओं की प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से बटी हुई थी। नरम दल वाले मान रहे थे कि युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार का साथ देना उनका कर्तव्य है। हाँ। गरम दल वालों ने इस उम्मीद में युद्ध का समर्थन किया कि जब युद्ध खत्म होगा तो शायद ब्रिटिश हुकूमत इनाम के तौर पर उन्हें स्वशासन दे देगी। लेकिन जो क्रांतिकारी विदेशों में बैठे थे, खासतौर पर गदर पार्टी और बर्लिन कमेटी के लोग, उनके लिए ये विश्व युद्ध कोई कर्तव्य या सौदेबाजी का मौका नहीं था। तो क्या था? ये ब्रिटिश साम्राज्य पर सबसे बड़ा प्रहार करने का एक स्वर्णिम अवसर था। अच्छा। उन्हें पता था कि ब्रिटिश सेना यूरोप के मोर्चों पर फंसी हुई है और भारत में सैनिक कम है। कि गदर कार्यकर्ता भारत लौटने लगे ताकि एक सशस्त्र क्रांति की शुरुआत की जा सके। लेकिन ब्रिटिश इंटेलिजेंस भी बहुत मजबूत थी। हाँ, वो तो थी। उन्हें इस योजना की भनक लग गई और इसे कुचलने के लिए उन्होंने 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू कर दिया। ये एक ऐसा खौफनाक कानून था जिसने पुलिस को असीमित अधिकार दे दिए। बिना मुकदमे के किसी को भी जेल में डाल देना, गुप्त अदालतें चलाना और रातों रात फांसी की सजा सुना देना। बिल्कुल। पंजाब में गदर आंदोलन को बहुत ही बर्बरता से कुचल दिया गया। यही वो कानून था जिसने बाद में रॉलेट एक्ट का रूप लिया, जिसके विरोध के कारण जलियांवाला बाग जैसी त्रासदियां हुई। सही कहा। और जब हम इस पूरे 25 साल के कालखंड पर विहंगम दृष्टि डालते हैं, तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि कैसे चीजें एक दूसरे से गुथी हुई थीं। एक जगह दबाने की कोशिश दूसरी जगह एक नए विस्फोट को जन्म देती है। ब्रिटिश साम्राज्य ने सोचा था कि वो बल प्रयोग और कानूनों से इस आवाज को दबा देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ उस आवाज का रूप और दिशा बदल दी थी। और ये पूरी चर्चा हमें उसी एक बिंदु पर वापस ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी। हाँ। 1905 में बंगाल के नक्शे पर खींची गई वो एक लाइन, एक फैसला जिसके पीछे प्रशासनिक सुविधा का खोखला तर्क था। बिल्कुल। उस एक फैसले ने स्वदेशी आंदोलन को खड़ा किया। उस आंदोलन के तरीकों ने भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। उस विभाजन के बाद हुए सरकारी दमन ने युवा छात्रों को हथियार उठाने पर मजबूर किया और जब देश में सांस लेना मुश्किल हो गया तो ये आंदोलन समंदर पार कर गया, जहां झंडे फहराए गए और जहाजों को वापस लौटाया गया। एकदम सही। ये सब ये साबित करता है कि सत्ता के अहंकार में लिए गए फैसले कभी-कभी ऐसे परिणामों की चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं जिन्हें रोकना फिर किसी के बस में नहीं रहता। बिल्कुल। आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। अगर 1905 में उस दफ्तर में बैठे अधिकारी ने प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल के विभाजन वाले उस कागज पर दस्तखत न किए होते, हाँ, तो क्या इस स्वतंत्रता संग्राम का वो हिंसक, भूमिगत और वैश्विक रूप कभी सामने आ पाता? क्या
आजादी की इस पूरी लड़ाई का इतिहास, इसके नायक और इसका स्वरूप कुछ और ही होता? अगली बार जब हम किसी ऐतिहासिक घटना का विश्लेषण करेंगे, तब तक के लिए इसी विचार पर मंथन करते रहिए।